और देखिए 2027 विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में बिम्स्टेक की 5वीं एनएसी की बैठक। एनएसी अजीत डोभाल ने बैठक की मेजबानी की है। उन्होंने कहा इस बैठक के माध्यम से कि हम एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में मिल रहे हैं, टकराव, भू राजनीतिक अनिश्चितताएं देख रहे हैं, हम सुरक्षा खतरों का भी सामना कर रहे हैं। अजीत डोभाल ने आगे कहा कि सभी देशों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस विपदा में, इस स्थिति में हमारे लिए मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। अजीत डोभाल का ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रही है, जो अजीत डोभाल की तरफ से एक बड़ी बैठक की गई। उस बड़ी बैठक के माध्यम से अजीत डोभाल की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। जो अजीत डोभाल ने कहा कि एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस बड़ी चुनौती के दौरान लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह की असुविधा देशवासियों को न देखने को मिल पाए। और उसी के साथ अजीत डोभाल ने कहा कि हम एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में मिल रहे हैं, जहां पर टकराव, भू राजनीतिक अनिश्चितताएं देखने को मिल रही हैं और इसके साथ ही हमारे लिए मिलकर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एनएसए की बैठक में अजीत डोभाल को आपने सुना, सभी देशों को आर्थिक मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, उसका हवाला दिया गया। जहां आपको बता दें, पश्चिम एशिया में जो हालात हैं वो काफी तनावपूर्ण देखने को मिले हैं, जिसके चलते पूरे विश्व भर में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और दिल्ली में बिम्स्टेक की जब 5वीं एनएसए की बैठक हुई तो इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा प्रमुखों को लेकर, जहां पर इस बैठक में भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड में सुरक्षा प्रमुखों ने हिस्सा भी लिया। साथ ही बताते चले कि एनएसए अजीत डोभाल ने बैठक में कहा कि वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितता और साइबर और डिजिटल खतरों को देखते हुए बिम्स्टेक देशों को एक साथ मिलकर निर्णायक कदम उठाने की सख्त जरूरत है। बैठक का जो मुख्य फोकस था वो आतंकवाद से जुड़ा था। आतंकवाद का मुकाबला कैसे करना है, समुद्री सुरक्षा कैसे बढ़ानी है, साइबर अपराधों से कैसे निपटना है, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर रोक कैसे लगानी है। साथ ही म्यांमार के साथ गुप्त बैठक का भी जिक्र किया गया। बैठक के इतर अजीत डोभाल ने म्यांमार की सुरक्षा प्रमुख यू टिन आंग सान के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। भारत ने कड़ा संदेश दिया है कि म्यांमार की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी उग्रवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। और ऐसे में यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी गई, जो कि बिम्स्टेक की 5वीं एनएसए की बैठक थी, जिसमें अजीत डोभाल का संबोधन भी रहा और अजीत डोभाल ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र भी किया। और स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? अजीत डोभाल का जो स्टेटमेंट सामने आया, उससे आगे किस तरह से चीजें देखने को मिल सकती हैं? जी बिल्कुल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज बिम्स्टेक की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की जो 5वीं बैठक में भारत के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले नीति और एक्ट ईस्ट की नीति, जिस तरह से भारत की महासागर विजन को दर्शाता है, मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, क्षमता निर्माण और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए बिम्स्टेक देशों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ाना समय की मांग है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि भारत की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लिए बिम्स्टेक जो है नेबरहुड फर्स्ट की हमारी सोच, एक्ट ईस्ट की नीति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और महासागर विजन का प्रतिनिधित्व करता है। यह विजन सुरक्षा और विकास के लिए पारंपरिक और समग्र प्रगति पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे समय मिले जब दुनिया में संघर्षों और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं गुजर रही है। तेज तकनीकी प्रगति कारण बहुआयामी सुरक्षा चुनौतियां भी और गंभीर हो गई हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन में व्यवधान है, ऊर्जा की आपूर्ति बहुत बाधित है, उसको लेकर जो है अजीत डोभाल ने जो है तमाम चीजों का जिक्र करते हुए कहा कि बिम्स्टेक देशों के बीच आपस में जो है समन्वय और सुरक्षा बढ़नी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा बिम्स्टेक सदस्यों की जो आबादी है वह लगभग 1.7 अरब है, जो दुनिया की 22% आबादी है और दुनिया की संयुक्त अर्थव्यवस्था का 5 ट्रिलियन डॉलर जो है बिम्स्टेक के देश करते हैं। जिक्र किया गया, लेकिन इस बैठक के माध्यम से जो बिम्स्टेक की 5वीं एनएसए बैठक थी, इसका सीधे तौर पर विजन क्या भारत की तरफ से क्या रखा गया? हेलो स्नेह कमल, आवाज पहुंच रही है आप तक?
हेलो। चलिए, फिलहाल स्नेक कमल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, सब संपर्क साधने की फिर से कोशिश करेंगे। तो देखिए, अजय डोभाल का ये बड़ा स्टेटमेंट आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जहां निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। अजय डोभाल की तरफ से कहा गया, ऐसे में बिम्स्टेक की 5वीं एनएसए की ये बैठक हुई, जो कि बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में रही। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य युद्ध और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और तकनीकी बाधाओं से घिरा है, इसलिए सदस्य देशों को आपस में मिलकर सख्त और निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। अजय डोभाल ने इस पर फोकस किया। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां कल बिजनौर के दौरे पर योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जहां योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में, जनसभा को भी संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ, और इसके साथ ही योगी के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, और ऐसे में बिजनौर दौरे को लेकर खुद अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। व्यवस्थाएं किस तरह से अधिकारियों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से की गई है, बकायदा इसकी जांच परख की जा रही है। जिला अधिकारी मौके पर पहुंचकर तैयारियों को देखते हुए नजर आए हैं। जनप्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर का रुख कर रहे हैं, जहां पर करोड़ों की सौगात दी जाएगी। कई परियोजना और योजना ऐसी होगी जिसका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर फिलहाल सभी प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीएम के दौरे को लेकर विशेष तरह की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर किसी भी तरह की ना तो कोई अव्यवस्था रहे, ना ही किसी तरह की कोई लापरवाही की तस्वीरें सामने आने पाए। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए तमाम जो लोग वहां पर पहुंचेंगे, जनसभा में मौजूद होंगे, तो उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और उनके जलपान को लेकर भी विशेष व्यवस्था यहां पर की गई है। तो सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। मेरे सहयोगी जितेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आज जितेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर के दौरे पर कितना महत्वपूर्ण ये दौरा और क्या कुछ देखने को मिलेगा? ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है योगी आदित्यनाथ जी का। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। इसको लेकर जिलाध्यक्ष द्वारा एक बैठक भी की गई है, और इस विशाल सभा को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है। और कल 5:30 बजे डीएम जसजीत कौर द्वारा एक समीक्षा बैठक की गई थी। समीक्षा बैठक के दौरान सभा स्थल का निरीक्षण किया गया डीएम एसपी द्वारा। जितेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचकर करोड़ों के विकास कार्यों की बड़ी सौगात देंगे। ऐसे में कौन कौन सी वो योजना परियोजना रहने वाली है जिसका लंबे वासियों से बिजनौर वासियों को बेसब्री के साथ इंतजार था? इसमें काफी सारी योजनाएं हैं। जैसे इसमें महत्वपूर्ण योजना जो रहेंगी वो बिजनौर विधानसभा और चांदपुर विधानसभा की रहेंगी, जो काफी समय से लंबित पड़ी थी। उन योजनाओं को पूर्ण रूप से 2 विधानसभा को करोड़ों रुपए की सौगात दी जाएगी। चूंकि देखिए, बिजनौर दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाता है, लेकिन इसको लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव से कैसे जोड़ा जाए ताकि बिजनौर में जो पैठ है और जनादेश वो बीजेपी का मजबूत हो पाए सीएम के इस दौरे के बाद? 2027 के चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्हीं को लेकर इस दौरे को रखा गया है, क्योंकि जिले में 8 सीट आती हैं। इसमें 8 सीटों में से पिछली बार 4 सीटों पे काफी संघर्ष करना पड़ा था भाजपा को। इसी को लेकर इस दौरे को विशेष रूप से देखा जा रहा है। जानेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह सीएम योगी आदित्यनाथ को बिजनौर में देखते हुए, और ऐसे में क्या तैयारी जो अमली जामा पहनाया यहाँ पर जा रहा है धरातल पर, उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भी का भी कोई हिस्सा, कोई हिस्सेदारी निभा रहे हैं? कार्यकर्ता जब से योगी आदित्यनाथ के दौरे की प्रस्ताव रखा गया, उसी को लेकर कार्यकर्ता जन जन के पास जा रहे हैं और गांव का दौरा कर रहे हैं। कल की जनसभा को सफल बनाने के लिए सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उस पर हर किसी की नजरें हैं। बहरहाल जानकारी साझी की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया जितेंद्र कुमार शर्मा।
अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां राजधानी लखनऊ से एलटी के विपिन खंड स्थित मुख्यालय में जनता अदालत का आयोजन हुआ। इस दौरान दूर दराज से भारी संख्या में आम जनमानस पहुंचा। साथ ही आम जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए प्राधिकरण यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के तमाम बड़े आला अधिकारी एक ही छत के नीचे मौजूद नजर आए। ऐसे में खास बात यह रही कि इस जनता अदालत में सिर्फ शिकायतें ही नहीं सुनी जा रही थी, बल्कि फाइलों का खेल खत्म कर मौके पर ही शिकायतों का निस्तारण भी किया जा रहा था। जहां आम जनमानस के चेहरे काफी यहां पर संतुष्ट नजर आए। वो खुश रहे कि उनकी जो समस्याएं लंबे समय से अधर में लटकी हुई थी, जिसका कोई समाधान निकल नहीं पा रहा था, आखिरकार इस जन अदालत में जब वो पहुंचे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अधिकारियों के समक्ष अपनी परेशानियों को रखा, तो त्वरित उसका समाधान भी किया गया। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जन अदालत का आयोजन किया गया था। हालांकि अभी भी ये जन अदालत आयोजन चल रही है, जहां पर अभी भी भारी संख्या में जो लोग हैं, जो परेशान और पीड़ित लोग हैं, वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। जिन्हें कानूनन तौर पर कहीं पर इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिल पाया, वो इस अदालत में पहुंच रहे हैं। और इस अदालत में लखनऊ विकास प्राधिकरण के कई बड़े अधिकारियों की उपस्थिति रही, जो लगातार आम जनमानस की यहां पर परेशानियों के, उनकी समस्याओं का निस्तारण करने में जुटे हुए हैं। एलडीए का ये जो जनता अदालत है जिसका आयोजन किया गया, निश्चित तौर पर बेहद खास तस्वीरें सामने आई। साथ ही उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक राहत भरी खबर सामने आई है। जहां एक तरफ सरकारी अस्पतालों की बदहाली की खबरें सुर्खियां बनती है, तो वहीं कौशाम्बी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सराय अकिल से यूपी सरकार के दावों की एक बेहद सुखद और सकारात्मक जमीनी हकीकत सामने आई है। दरअसल भारत अपडेट की टीम ने जब अस्पताल पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की, तो वहां पर इलाज करा रहे गरीब जरूरतमंद मरीजों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान दिखाई दी। जहां मरीजों ने बताया कि सीएचसी सराय अकिल में बिना किसी भेदभाव के सभी को समुचित और निःशुल्क इलाज किया जाता है। यहाँ डॉक्टर नियमित रूप से उपलब्ध रहते हैं और जरूरत के अनुसार जांच, दवाई और बाकी चिकित्सकीय सुविधाएं भी समय पर मिलती हैं। और ऐसे में सरकारी अस्पताल का हाल, उसकी सूरत किस तरह से बदल रही है, उसको लेकर मरीजों में, लोगों में, आम जनमानस में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर उन लोगों का कहना कि यहाँ पर मुफ्त इलाज की तमाम सुविधाएं मिलती हैं। जब दवाइयों की बारी आती है तो दवाइयों के लिए हमें घूमना नहीं पड़ता है और उसको लेकर काफी संतुष्ट नजर आए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे और सारी सुविधाएं भी हैं। आपका चेकअप से लेकर के दवाई, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इलाज किया जाता है। आपको कहीं भटकना भी नहीं पड़ता है। हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पे सजेशन मिल जाता है डॉक्टर के थ्रू। तो आप आइए और जब भी आप आते हैं तो आपको हर तरह से सुविधाएं हैं। आपको ब्लड जांच से लेकर के आप जो भी चेकअप वगैरह है, सब चीज़ की सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे। हम आए हैं थोड़ा यहाँ पे, भाई का एक आँख का है इलाज और हमारे एक भाई हैं, उनको थोड़ा एक्सरे वगैरह कराना है। हमको रिपोर्ट चाहिए क्या प्रॉब्लम है उनको। एक्चुअली उनका थोड़ा सीने में दर्द वगैरह रहता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट किया है। उन्होंने बोला है कि आप एक्सरे करा लीजिए। बुखार, सर्दी रही है, खांसी आ रही है, हमके दवा दी है। सारी दवाइयाँ हमें यहाँ फ्री में मिली है और हमें आराम है। सारी जांचें यहाँ से हुई है, हमें आराम है। अरे एक महीना से हमारी तबीयत गड़बड़ भाई है। अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के वारसी नगर में एक बड़ा हादसा हुआ। ऐसे में 2 मंजिला मकान की छत का लेंटर अचानक से भरभराकर जमींदोज हो गया। इस खौफनाक हादसे में घर के अंदर मौजूद 5 मासूम बच्चों समेत एक महिला मलबे में ही दब गई। हादसे के बाद इलाके में कोहराम की स्थिति है। स्थानीय लोगों की जाबाजी और पुलिस की मुस्तैदी से सभी को बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। 5 बच्चे हैं और एक महिला है जो घायल अवस्था में हमारे पास लाए गए। इनको भर्ती करके उचित इलाज दिया जा रहा है। जो एक्सरे की जो भी ज़रूरत है, टेस्टिंग वगैरह की जा रही है। बाकी जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं वो देख रहे हैं और इलाज चल रहा है। क्या घटना बताई गई इनके द्वारा? घटना तो बताया कि कोई दीवार या कोई लिंटर कुछ गिर गया है, लेकिन पूरी तरह से भी जानकारी में हमारी नहीं है। बस यही बताया उन लोगों ने। ये लेंटर गिर गया था, छत का सो रहे थे सब बच्चे पड़े हुए, और लेंटर सोते में गिराया इनके बच्चों के ऊपर। तो शोर मचा बहुत ज़्यादा,
तो जाके देखा कहाँ से शोर मच रहा, तो देखा तो घर में से उन बच्चों को निकाला सबको और यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया इन बच्चों। कितने लोग घायल हुए इसमें? 5-6 जने हैं सब। किस जगह की घटना है? ये जामा मस्जिद वारसी नगर गली नंबर 3 की बात है। किस टाइम की घटना हुई है? ये लगभग 7:45 बजे की बात है। परिवार क्या करता है? बाप की सैलून की दुकान है। बुलंदशहर में फैंटम ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही की गोली लगने से मौत हो गई है। मामला औरंगाबाद थाना क्षेत्र के लखावटी इलाके का है, जहां तड़के करीब 3 बजे नहर पटरी पर सिपाही सुधीर का शव मिला। बताया जा रहा है कि सिपाही सुधीर ने खुद को गोली मार ली। सूचना मिलते ही एसएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए। पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से गहनता तरीके से जांच कर रही है। घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक का माहौल नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस की तरफ से लगातार जांच के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है और इस दौरान हर पहलू के और हर एंगल से लगातार जांच की जा रही है। साक्ष्य फॉरेंसिक की टीम जुटा रही है, जहां पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर एक सिपाही जिसका नाम सुधीर बताया जा रहा है, उसने खुद को गोली मार ली। हालांकि इसके पीछे की क्या कुछ वजह रही है, क्या कुछ कारण रहा, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस लगातार यहां पर कार्रवाई कर रही है और जांच के दायरे को जैसे आगे बढ़ा रही है, उस हिसाब से ये कहना कि पुलिस बहुत जल्दी इस पूरे मामले पर खुलासा कर देगी। क्योंकि ड्यूटी पर तैनात था सिपाही, जब सिपाही ने जान दी है, नहर पटरी पर सिपाही का शव मिलता है, जिसके बाद आपको बता दें कि 2025 बैच के सिपाही की मौत से अब हड़कंप की स्थिति है और पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर एक्शन ले रही है। अब बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पूरे सरकारी महकमे में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें, टैक्स वसूलने वाले ही अब खुद घूसखोरी के दलदल में रंगे हाथों धरे गए हैं। एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। गिरफ्तारी का ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। पकड़े जाने पर साहब की हेकड़ी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने पुलिस टीम पर ही हाथ उठा दिया और फिल्मी स्टाइल में भागने का प्रयास किया। साथ ही उत्तर प्रदेश की चंदौली के नेशनल हाईवे 19 पर विकास भवन के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार की कहर ने एक बार फिर से एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। एक तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि हाईवा का अगला हिस्सा यानी कैबिन लोहे के मलबे में तब्दील हो गया। इस दर्दनाक हादसे में हाईवा के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहा है। और ऐसे में देखिए, तेज रफ्तार की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां ट्रक का पूरा परखच्चा उड़ चुका है और ऐसे में ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत बताई जा रही है, जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। और तेज रफ्तार ये कारण बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि अभी सूचना मिलती जैसे पुलिस मौके पर पहुंची तो यहाँ पर फिलहाल कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत हैं जिसको जुटाने का प्रयास लगातार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।